अनुच्छेद 16 ये क्या कह रहा है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। नियोजन मतलब जो नौकरी दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है। जैसे अभी आप कोई बीपीएससी का फॉर्म भरेगा, कोई एसएससी का फॉर्म भरेगा, कोई यूपीएससी का फॉर्म भरेगा, तो ये सब क्या है? नियोजन होता है जो आपको नौकरी दिलाती है। तो उसमें क्या किया? सबको अवसर की समानता दी गई है। ठीक है, अवसर की समानता का मतलब सबको बैठने का अधिकार दिया गया। यानी आपको इस आधार पे नहीं हटाया जा सकता, नहीं आप एग्जाम नहीं दे सकते, आप इस कास्ट के, इस धर्म के, सबको समानता दी गई है। तो अब कहिएगा सर इसमें तो एक लाइन और जोड़ दिया गया है, अनुच्छेद 16 का 4, यानी सरकारी सेवा में पिछड़े वर्ग की सहभागिता बढ़ाना। यानी देखिए इसमें क्या, सरकारी सेवा यानी नौकरी में रिजर्वेशन की बात करता है। अब 15(4) क्या था? स्कूल कॉलेज में था, शिक्षा संस्थान में, और यहाँ किस में है? नौकरी में। तो यहाँ की 2 लाइन अलग अलग लाइन है। इसमें क्या कर रहा है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी लोक नियोजन में जो नौकरी का एग्जाम होगा सब में बराबर सबको मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ दूसरा लाइन क्या कर दे रहा है? सरकारी सेवा में पिछड़े वर्ग की सहभागिता बढ़ाना। यानी आप देखे होंगे जो पिछड़े वर्ग हो या SC ST हो, इसको एज में भी रिलैक्सेशन होता है, नंबर में भी अंतर मिलता है, तो समान, तो इस बात को काटता है कि नहीं? यानी आप सोचिए जनरल 37 साल, OBC 40 साल, SC ST 42 साल। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? अवसर की समानता, सबको समान अवसर देना चाहिए। तो क्या ये गलत है? ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है? तो विरोधी इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए दलितों के पास अभी भी बहुत चीज़ की कमी होती है। हाँ, इस बात को हम मानते हैं, दलित भी पैसे वाले होते हैं, लेकिन 100 में से 20 है कि नहीं? और सवर्ण भी गरीब होते हैं, लेकिन 100 में से 25-30। ज़्यादातर अभी भी धन संपत्ति सवर्णों के पास ही है। तो जाहिर सी बात, जिसके पास धन संपत्ति होगा उसको पढ़ने का मौका ज़्यादा मिलेगा, सुविधा भी ज़्यादा मिलेगा, है कि नहीं? दलितों में क्या है, कई सारे मतलब मैक्सिमम दलित क्या करते हैं या पिछड़े वर्ग के लोग, अब वो लोग क्या दिन भर मजदूरी करते हैं। बहुत लोग पढ़ाते भी है, नहीं पढ़ाते हैं, समय मिलता है तो पढ़ता है। तो जाहिर सी बात है उसको मजदूरी भी करना है और पढ़ना भी है, तो कुछ तो छूट देना पड़ेगा ना। अब खुद सोचिए, 2 तरह का लड़का, एक लड़का जिसके पास करोड़ों संपत्ति है, सुबह ज़्यादा कॉन्वेंट स्कूल में जाता है, शाम में 2-2 ट्यूशन लगा हुआ है कि नहीं? एक लड़का है जो दिन भर मेहनत करता है, शाम में पढ़ता है। तो क्या दोनों का बराबर टक्कर हुआ? नहीं हुआ टक्कर ना। अभी जैसे मान चलिए अभी आप लोग के साथ आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, एक क्रिकेट खेलने वाला गांव गली मोहल्ला में खेलने वाला हो, और एक ऐसा खिलाड़ी हो जो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के सामने ट्रेनिंग लिया हुआ हो, यानी उसके पिताजी इतने पैसे वाले हैं, सचिन तेंदुलकर उसका ट्रेनर घोषणा नियुक्त कर दिया, तो दोनों में अच्छा कौन खेलेगा? जिसको ज़्यादा ट्रेनिंग लगा वही ना। मानते हैं अच्छा खिलाड़ी गाँव में भी है, लेकिन उतना उसको सुविधा नहीं है। तो अब दोनों को भिड़ा दीजिएगा तो फिर दिक्कत तो हो ही जाएगी ना। इसीलिए इसको कुछ छूट देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ भी क्या किया जाता है, जो छूट दिया जाता है ताकि बराबरी पर आ सके, कि उसके पास पढ़ने के मौके कम है, उसके पास संसाधन कम है। आपके पास आप मोबाइल ले लिए, आप 1000 का उसमें रिचार्ज कर दिए हैं, 10-10 वीडियो देख रहे हैं, और गरीब आदमी के पास मोबाइल भी है तो 500 का मोबाइल है, ऑनलाइन देख नहीं पा रहा है, तो उसको तो कुछ छूट देना पड़ेगा ना। आपके पास इतना सुविधा, आप किताब खरीद सकते हैं, लाइब्रेरी जा सकते हो, कहीं नहीं जाता है। तो इसीलिए वैसे लोगों को छूट देने की बात कही गई है। हाँ, जानते हैं कई लोगों को गलत फायदा मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, भारत में क्या है, मेजोरिटी पे ध्यान दिया जाता है, 100% कोई सही नहीं होता। क्योंकि यहाँ जब सरकार भी मेजोरिटी पे बनती है, पता चला 40% वोट जिसको मिला वो सरकार बना दिया, भले ही 60% विरोध क्यों नहीं कर दिया हो। फिर भी यहाँ भी तो वही है ना, लोग आपको डिस्कशन में, बहस में कहते हैं भाई ये दलित है, पिछड़ा वर्ग है, इसको आरक्षण देकर फायदा दिया जा रहा है। भाई मानते हैं कुछ गलत यूज होता है, लेकिन दलित 90% दलित तो गरीब है ना, हमको उस पर फोकस करना पड़ेगा ना, मेजोरिटी पे। 100% तो आज तक दुनिया में कोई सही नहीं रहा है, 100% कुछ होता ही नहीं है, वो केवल सोचने में लगता है। कोई ऐसा चीज़ है जिसे आप कह सकते हैं 100% सही है, नहीं कह सकते ना। तो ये याद रखिएगा,
लोक नियोजन में अवसर समानता कहता है, यानी जो एग्ज़ाम हो या कोई मौका दिया जाता है सरकारी जॉब की या कोई जॉब के लिए, इसमें समानता दिया जाएगा। हाँ 16(4) क्या कह रहा है, सरकारी सेवा में पिछड़े वर्ग की सहभागिता। देखिए 12वां कह रहे हैं आरक्षण शब्द कहीं यूज नहीं किया गया है, बस इसका प्रयोग हम लोग आरक्षण के तौर पे करते हैं। तो अगर आपसे कोई कहेगा स्कूल कॉलेज में आरक्षण किसके तहत मिलता है, अनुच्छेद 15(4) तहत, और नौकरी में आरक्षण किसके तहत मिलता है, 16 और 4। इसके बाद है अनुच्छेद 17, यानी क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता मतलब स्पर्श नहीं करना है, छुआछूत। देखिए अब ऐसा समय नहीं रहा है आप किसी को छुआ नहीं खाएंगे, किसी को बैठने नहीं देंगे, वैसे अभी हो भी रहा है बहुत जगह, है कि नहीं। लेकिन याद रखिएगा संविधान में कहा क्या, कोई किसी के साथ छुआछूत की व्यवस्था नहीं करेगा, ठीक है। आप हजारों सालों सैकड़ों सालों से गुलाम हो रहे हैं, हजारों सालों से, क्यों? कहीं आप कभी सोचे हैं जो पहले आर्यन आए, फिर कुषाण हो रहा है, फिर उसके बाद मुस्लिम शासक आए, फिर अंग्रेज आए, सब हम पे राज क्यों किए? क्यों? आप सोचिए हम लोग क्या किए, हम लोग अपने ही जाति के नाम पे इतना लड़े हुए थे, एक से सेना भी बनाते थे, तो जो सवर्ण सेना होता था बोला नहीं हमारे सेना में दलित नहीं रहेगा, उसके साथ हम लड़ने नहीं जाएंगे, तो आपका सेना भी घट गया ना, आप लड़ने वाले कम थे, इसका फ़ायदा वो लोग उठाया, फूट डालो राज करो की नीति भी अपनाया। तो कहा कि भाई इतने हजारों सालों से जो हम लोग छुआछूत के बीमारी से ग्रसित थे उसको समाप्त करना बहुत आवश्यक है। अगर देश को नंबर 1 पे ले जाना है तो 100 में से 100 लोगों को काम करना पड़ेगा, वो भी एक साथ मिलजुल करके। और जब एक साथ मिलेंगे कब, जब इसका ख़त्म होगा तभी ना। अब पता चला कोई आर्मी में ज्वाइन कर लिए, कहेगा नहीं हम उसके साथ नहीं छुएंगे, उसका छुआ खाना नहीं खाएंगे, या उसके साथ हम एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। अब मान के चलिए आप कल दरोगा बन गए, एसपी आपका मुझसे दलित सब से है, आप कहेंगे उसके साथ हम नहीं बैठेंगे, ऐसा संभव है? तो ये जो कह रहा है अस्पृश्यता का अंत ये आवश्यक है, और ये किस में कहा गया है, ये सीधे सीधे सवाल में पूछा जाता है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 17 में, ठीक है। इसके बाद जो आप देखते हैं अनुच्छेद 18, ये क्या कहता है, उपाधियों का अंत, यानी कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। जैसे पहले क्या था अंग्रेज के काल में, सर की उपाधि मिल जाती थी, लॉर्ड की उपाधि मिल जाती थी। जब आप सुना लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन, या आपने सुना सर विवियन रिचर्ड, अभी एलिस्टेयर कुक जो है क्रिकेटर है, सर एलिस्टेयर कुक। ऐसे तो कोई सर जडेजा भी कह देता है, लेकिन कोई जडेजा सर और नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसा संभव नहीं है, भारत में उपाधि कोई नहीं लगा सकता, तो इसीलिए कभी भी नहीं रखिए। तो भारत में क्या क्या है, कोई भी ऐसा उपाधि नहीं लगा दीजिए महामहिम, ये सब गलत है। हाँ कौन सा उपाधि रहेगा आपके पास, शिक्षा, सेना एवं जो है राजकीय उपाधि। राजकीय उपाधि का अंत नहीं होगा। राजकीय उपाधि का अंत नहीं होगा। जैसे मान चलिए आपने पीएचडी कर लिया तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है ना। आपने एमबीबीएस कर लिया तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया। आपने बीटेक कर लिया तो इंजीनियर लग गया। सीए कर लिया तो सीए लग जाता है। लॉ कर लिए तो वकील लग जाता है, एडवोकेट लग जाता है। तो ये सब शिक्षा से जुड़ा हुआ, ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। या किसी को आईपीएस आईएएस नाम के आगे लग जाता है, ये आप लगा सकते हैं। या आप कर्नल है तो कर्नल, या कोई ऐसा है जो ब्रिगेडियर वो लगा सकते हैं। हाँ राजकीय कोई पद्म भूषण पद्मश्री ये सब अवार्ड दिया तो आप लगा सकते हैं, बिहार रत्न भारत रत्न लगा सकते हैं। लेकिन कोई अन्य रत्न ऐसा नहीं लगा, ऐसा उपाधि नहीं लगा, सर ये सब और अलग से नहीं लगा सकते हैं। जो शिक्षा से सेना से और राजकीय मिला है वही आप केवल लगा सकते हैं, बाकी अन्य जगह से नहीं लगा सकते। पहले होता था ना किसी को मन हुआ चलो इसको राजा राम मोहन राय कह देते, राजा लगा दिए, किसी को नवाब घोषित कर दिए। अब कहीं महात्मा घोषित हो गए, कहीं सरदार घोषित हो गए, कहीं कोई नेताजी घोषित हो गए। अब ऐसा
नहीं होगा। अब केवल शिक्षा, फिर सेना और राजकीय जो उपाधि मिलेगा उसी का नाम होगा। तो आप देखिए बस सिंपल कुछ नहीं, आपको याद रखना है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, और 15 किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसे तो इम्पोर्टेंट इसमें सब है, लेकिन इस पे अगर आप जान लीजिएगा तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए अनुच्छेद 19 का एक क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलने की आज़ादी, और अभिव्यक्ति मतलब अपना विचार पेश करने की आज़ादी। जैसे मान लो कोई संगीतकार है, गीतकार है, तो वो भी क्या है, गीत गाता है। आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर, नाम सुना कि नहीं, जो सरकार के खिलाफ गाती थी। आप लोग गायक, आप सरकार के खिलाफ गीत के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। हम ही लोग जो किसी भी सरकार के बारे में गलत कह देते हैं या आलोचना कर देते हैं, तो वो अधिकार है कि नहीं। आपको बोलने की भी आज़ादी है। जैसे मान के चलिए अभी आप क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आपको सवाल पूछना आपका अधिकार है। क्यों? क्योंकि आपने हमें पैसा दिया है, तो हम एक दूसरे से कॉन्टेक्ट से बन चुके हैं। तो आपको ये पूरी आज़ादी है जब आप क्लास में तब तक सवाल कर सकते हैं जब तक आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, ये आपको किसी में तहत मिला है, अनुच्छेद 19 के एक के तहत में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जब हम पढ़ा रहे हैं पॉलिटी और आप ये पूछे सर इस बार चुनाव कौन जीतेगा, इस बार आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी कौन जीतेगा, तो ऐसा भी सवाल आप नहीं पूछ दीजिए जो डिस्टर्ब करे। देखिए ये सवाल क्यों डिस्टर्ब हो गया, जैसे अभी मान लीजिए हमने ये बताया वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपने हमसे पूछा वाक और अभिव्यक्ति, हम समझा दिए, तो ये सबके काम का चीज़ है। और अभी आप सवाल कर दिए सर इस बार कौन आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतेगा, क्या इस बार कोहली सेंचुरी मारेगा, तो इससे क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा, बाकी जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं उसका तो समय बर्बाद होगा ना। तो हमने पहले कहा है मूल अधिकार तभी तक सही दिया गया है जब तक किसी दूसरे को नुकसान ना हो। तो वाक मतलब बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति अपने विचार रखने की आज़ादी है। ठीक है, चाहे वो सही हो या गलत वो बात की बात है। तो इसी के तहत कई चीज़ दी गई। आर्टिकल 19(1) के तहत ये जो अभिव्यक्ति और इसकी स्वतंत्रता है, जैसे इसमें क्या है, बोलने की आज़ादी तो है ही, ये तो आप समझ गए, बोलने की आज़ादी। इसके बाद आपने देखा होगा प्रेस की स्वतंत्रता। ये भी किसके तहत है, आर्टिकल 19(1) के 1 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत है। प्रेस, आपने देखा होगा मीडिया सब जो बोलता है, कुछ भी बोलता है, उसको बोलने की पूरी आज़ादी है कि उसको भाई सच दिखाएगा ना हमें, चाहे आपको सरकार को खराब लगे, कुछ भी लगे। जैसे आपने देखा होगा आजकल किसी भी स्कूल में माइक लेकर घुस जा रहा है कि नहीं, ताकि ये तो पता चले ना भाई इस स्कूल में क्या चल रहा है। पता चला मास्टर सो रहा है, कोई मास्टर पान गुटखा खा करके बैठा हुआ है कि नहीं, कोई इंजीनियर पता चला जो रोड पे जा रहा है इंजीनियर को उसमें सीमेंट गिट्टी दिया ही नहीं, केवल बालू से मिट्टी से ही भर दिया है। ताकि जनता का पैसा लगा है तो जनता को जानना आवश्यक है कि नहीं। तो प्रेस को भी स्वतंत्रता दी गई अपने बात को रखने का, किसके तहत, वाक एवं अभिव्यक्ति। भाई ये अभिव्यक्ति ही हुआ ना, जो भाई अपना विचार रखेगा, ये जो सरकारी काम हो रहा है इसमें क्या सही हो रहा नहीं हो रहा है, ताकि लोगों तक पहुंचाएगा कौन। आपको कैसे पता चलता है जो देश में भ्रष्टाचार है, देश बर्बाद हो रहा है। आप जैसे मान लीजिए बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार है, आपके हिसाब से अपना अपना विचार है, किसी को बीजेपी पसंद है, किसी को कांग्रेस पसंद है, किसी को आरजेडी पसंद है, किसी को नीतीश सरकार पसंद है। लेकिन ये आपको पता कैसे चला कौन अच्छा है। आप जो कोई बहस कीजिएगा सर कहना सर ये पार्टी अच्छी है, तो कोई तर्क दीजिएगा ना, तो आप क्या कहिएगा, जो सर हम यहाँ अखबार में पढ़े हैं, टीवी पे देखें, हर जगह तो आप रहते नहीं है ना। तो ये जो प्रेस की स्वतंत्रता ये आपको बताता है सरकार क्या कर रही है, सरकार या आम जनता के क्या क्या घटनाएं घट रही है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो सूचना का अधिकार, ये 2005 में आया था। इसमें यह कहा गया है जो आपको
सब कुछ जानने का अधिकार है। अगर आप ये चाहते हैं, जो ये पता चले जो आपके क्षेत्र में काम कितना हुआ नहीं हुआ है, ये भी आप प्राप्त सूचना कर सकते हैं। किसके साथ? सूचना के अधिकार के तहत। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको लग रहा है जो आपके एग्ज़ाम में आप अच्छा दिए, आपके साथ भेदभाव हुआ, गलत हुआ, लगता है नंबर कम दिया गया, कुछ गड़बड़ किया है, तो आप वो कॉपी भी मंगा सकते हैं। किसके तहत? सूचना का अधिकार के तहत। ठीक है, तो सूचना का अधिकार यानी आपको जानने का अधिकार दिया है। आप जनता है और आपको पता है भारतीय संविधान में जनता ही सब कुछ है, तो जनता को जानने का अधिकार है। तो इसके लिए कौन सा अधिकार है? सूचना का अधिकार। कब आया था? 2005 में। उसके बाद आलोचना का अधिकार। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर हम किसी सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, मतलब अच्छी बात, मतलब ऐसा नहीं जो देश के विरोध में, तो क्या सरकार हमें पकड़ सकती है? हमने कहा भाई ये जो फलना सरकार है ये सही नहीं चला, इसको हट जाना चाहिए, इस बार ये हट जाएगा, तो क्या ये कोई क्राइम है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें आर्टिकल 19(1) के तहत आलोचना का भी अधिकार मिला है। क्यों? आलोचना करेंगे तभी ना। अब मान के चलिए आलोचना मतलब कोई गलती नहीं है। जैसे मान लिया अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो आप मेरा आलोचना कर सकते हो। उस्ताद क्लास बोलते समय कभी गाली दे दे, या क्लास के समय कुछ जो है बिहेवियर सही ना हो, तो आप ये रोक सकते कि नहीं, जिस सर आपका ये व्यवहार सही नहीं, बदल दीजिए, ये बदल दीजिए। तो ये आलोचना करना, आलोचना मतलब हमारी कमी को ढूंढना, तभी तो हम सुधारेंगे ना। तो आलोचना करना चाहिए। आलोचना करने से क्या होता है, सामने वाले को ये पता चलते रहता है हम मनमानी नहीं कर सकते हैं, कि मनमानी करेंगे तो लोग मेरा विरोध कर देंगे। तो ये भी अधिकार हम लोगों को दिया गया है। और इसके अलावा एक और अधिकार है, चुप रहने का अधिकार। पता ये क्यों दिया होगा चुप रहने का अधिकार? क्या ये सही है चुप रहने का अधिकार? फिर आपको एक घटना बताते हैं। चलिए मान चलिए इस क्षेत्र का कोई सबसे बड़ा दबंग व्यक्ति हो, आपके सामने किसी को बहुत पीटा, पुलिस आया पूछने के लिए, भाई आपने देखा है वहाँ? तो बोलेगा हाँ हम वहाँ देखे। तो गवाही तो कौन पीता है? तो क्या आप गवाही देने के लिए बाध्य हैं? मतलब गवाही देना आपको कंपलसरी है? अच्छा बताइए, गवाही नहीं दे रहे, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं आप? यानी आपके आंख के सामने किसी के साथ गलत व्यवहार हुआ है, और जो गलत व्यवहार किया वो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा डॉन है, वो कुछ भी कर सकता है। जिसको पीटा उसके लिए गलत, लेकिन खुद के लिए सही कर। जैसे आप वहाँ देख रहे हैं, तो अगर आप गवाही नहीं दे रहे हैं तो क्या आप गलत कर रहे हैं? बताइए। तो बोलने का भी अधिकार दिया, चुप रहने का भी अधिकार दिया। हाँ देखिए, चुप रहना भाई मेरा व्यक्ति, हम बोले मैं मन होगा बोलेंगे, नहीं होगा नहीं बोलेंगे। दूसरी बात क्या, हम ये क्यों करें, सही है। अब मान लीजिए हम आम आदमी हैं, गरीब आदमी है, अब हम मान लीजिए पुलिस को जाकर बोलिए पता चला कल हम ही को पीट दिया, ऐसा होता है कि नहीं? तो भाई हम अपना भी सुरक्षा देखें, अपने परिवार का भी सुरक्षा देखेंगे ना। तो इसलिए दिया कि कोई ज़बरदस्ती आपसे गवाही ना दिलवा दे, ज़बरदस्ती कोई आपसे पुलिस काम ना करवा ले, इसलिए आप चुप रह सकते हैं। अगर मान लीजिए आप देखे हैं, आप नहीं बोले, पुलिस आपको इस बेस पे केस नहीं कर सकता है, भाई जब तुम देखे तो बोल क्यों नहीं रहे हो? बोले हम नहीं बोलेंगे, मेरी मर्जी। क्यों? क्योंकि हमें संविधान में अधिकार दिया गया है चुप रहने का अधिकार, है कि नहीं? आप हमसे ज़बरदस्ती नहीं लिखवा सकते। आप लिखवा के चले जाइएगा, कल मेरा सुरक्षा कौन देगा? आप मेरे गेट पर 2 पुलिस लगाइएगा, अब पुलिस लगाए तो पुलिस का खर्चा फालतू में, मेरे गेट पर 2 पुलिस रहेगा, उसका 50,000 रुपये महीना दीजिएगा, यानी लाख रुपये महीना आपका चला जाएगा, और कोई काम का नहीं रहेगा, और फिर भी क्या हमको बचा लेगा कोई? तो इसलिए चुप रहने का अधिकार भी दिया गया है। ये था आर्टिकल 19 के 1 के ए में। 19 के 1 के बी में क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? शांतिपूर्वक एवं बिना
हथियार के एकत्र होने का अधिकार या स्वतंत्रता। यानी आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन कैसा होना चाहिए और बिना हथियार के। जैसे मान लीजिए अभी बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं आप हड़ताल कर दिया, बंदूक लेके चले गए और रोड पे जा रहे किसी भी गाड़ी को तोड़ फोड़ दे रहे हैं, तो वो गलत है। अब मान लीजिए आप हड़ताल कर सड़क रोक दिए हैं, आप कोई गाड़ी में आग लगा दिए, तो गलत है ना। अब खुद सोचिए, आप ऐसे सोचिए, आज आप 2.5 लाख का मनपसंद गाड़ी ले, या मोटरसाइकिल किसको किसको पसंद है? पसंद है आप लोगों को? सबसे अच्छा पसंद कौन सा मोटरसाइकिल है? कौन सा? R15। आज सोचिए आप आज ऐसे खरीद के लेके निकले R15 और सड़क पर जाम है, कोई तोड़ के उसमें आग लगा दे, तो आपको कितना गुस्सा चढ़ेगा? गलती किया सरकार, अब भुगत गए आप। तब ऐसी तरह तोड़ने से पहले आप ये सोचिए जिसका आप गाड़ी तोड़ रहे हैं वो उसके लिए कितना महंगा, कितना मेहनत करके कमाया होगा, है कि नहीं? आप पहले बार बार कहें मूल अधिकार आपके पास है, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते। आप हड़ताल कीजिए, सब चीज़ कीजिए, लेकिन शांतिपूर्वक और बिना हथियार के। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 19 से 1 के बी में। फिर अनुच्छेद 1 का सी क्या दिया गया है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। इन्हें आप ग्रुप बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। जैसे देख लिए हम लोग टीचर है, प्राइवेट टीचर है, तो सहरसा के सारे प्राइवेट टीचर मिलकर अपना एक संघ बना सकते हैं, है कि नहीं? हर विभाग में, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, IAS हो, PCS हो, दरोगा हो, क्लर्क हो, सबका अपना एक संघ होता है कि नहीं? आप लोग भी चलिए कोई बिजनेस करना चाहते हैं, 10 लोग मिलकर संघ बना सकते हैं, है कि नहीं? सहकारी समिति बना सकते हैं। इसके लिए भी आपको सुविधा किसमें दी गई है? 19 के 1 के सी में। उसके बाद है 19 के 1 का डी। ये क्या है इसमें? भारत में निर्बाध घूमने की स्वतंत्रता। यानी आप भारत में कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप मान लीजिए आप चले गए उत्तर प्रदेश, कोई ये नहीं करे बिहारी हो कि यहाँ क्यों आए, ऐसा नहीं कर सकता है। आप कहीं भी टूर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, किसके साथ? अनुच्छेद 1 के डी के तहत। फिर क्या है इसमें? भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने की स्वतंत्रता। यानी आप भारत में कहीं भी, अगर आपकी इच्छा हो दिल्ली में भी जमीन लेके रह सकते हैं, है कि नहीं? यानी कहीं भी रह सकते हैं, ये आपकी छूट है, क्योंकि पूरा भारत एक है। और संविधान के हिसाब से तो भाई पाला लाइन हम भारत के लोग यानी सभी भाई बहन हैं, तो पूरा भारत ही हमारा है। हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, कुछ जगहों पे आपको छूट मिलेगी, जैसे पहले 370 था, है कि नहीं? तो उस हिसाब से हम लोग वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। लेकिन अभी भी कुछ जगह नॉर्थ ईस्ट और में 371 चलता है, तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ मिजोरम, मेघालय, नागालैंड क्षेत्र में हम लोग ज़मीन अभी भी नहीं खरीद सकते, आदिवासी क्षेत्र जो वहाँ पे है। नहीं, फिर भी मैक्सिमम जगह पे हम ये सब कर सकते हैं। इसके बाद एक एफ, इसमें क्या है? पेशा एवं व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। यानी आप कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मान कोई नाई है, ज़रूरी नहीं है केवल बाल ही काटे, वो बिजनेस भी कर सकता है, वो दूध भी बेच सकता है। आप मान लीजिए ब्राह्मण है, राजपूत है, आप भी दूध बेच सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप भी बिजनेस कर सकते हैं, एक दलित भी पढ़ा सकता है कि नहीं? कोई कुछ भी कर सकता है। यानी पेशा और व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है।
तो आर्टिकल 19 जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसमें कई भाग है। ए में बोलने की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, आलोचना का अधिकार और चुप रहने का अधिकार। बी में क्या दिया गया है, आप हड़ताल और कोई भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, शांतिपूर्वक और बिना क्या। सी में क्या दिया गया है, संघ बनाने का अधिकार। डी में क्या दिया गया है, ई में क्या दिया गया है, और एफ में। और आपको पता है एक और अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, जो हम लोग पिछले क्लास में बताए थे। तो संपत्ति का अधिकार 19 में ही था, अब इसको हटा करके कहाँ दे दिया गया, 300 का क में, वो लिखा चुके हैं। अब देखिए ये तो गया अनुच्छेद 19 का 1, स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध। अब देखिए कैसे 19(1) में स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन उसमें प्रतिबंध भी लगाया गया। जिसे पहला क्या था, देश की सुरक्षा के संबंध में। देखिए आपको बोलने की आज़ादी दी गई, इसका मतलब ये नहीं आप भारत के विरोध में ही बोले, है कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं आप हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिए। आप लोग जो फेसबुक पे डाल देते हैं जय श्री राम या अल्लाह अकबर, ये सब जो डाल देते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। क्या पता दंगा छिड़ जाए, कई लोग मारे जाए, तो ये सब गलत है। अगर सरकार चाहे तो इसके लिए आपको सज़ा भी दे सकती है। आप कोई भी पब्लिक जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, आप ऐसा कोई बात नहीं लिख सकते। हाँ जानते हैं आपको बोलने की आज़ादी दी गई, लिखने की आज़ादी दी गई, इसका मतलब ये नहीं आप लड़ा दीजिए किसी को, चुगली करना शुरू कर दीजिए या आग लगाना शुरू कर दीजिए। तो देश की सुरक्षा के संबंध में अगर कोई सवाल आप कुछ डाल रहे हैं तो देश की सुरक्षा से संबंधित है, तो उसमें आपका मूल अधिकार छिन जाएगा, तो आप पे कानूनी कार्रवाई भी होगी। दूसरा क्या है, लोक व्यवस्था के संबंध में। अब देखिए जैसे आपको पता है सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अभी आप जा करके कहीं जा करके दंगा फसाद करवा दिए, धर्म के नाम पे बोल दिए, जाति के नाम पे बोल दिए, या कुछ महिलाओं को कमेंट कर दिए, है कि नहीं। तो बोलने का आज़ादी सब थोड़ा आप महिला को कमेंट कर दीजिएगा, आप नहीं कर सकते हैं ना। या ऐसा कोई काम नहीं कर दीजिएगा जिससे लड़ाई झगड़ा हो जाए या मारपीट की संभावना हो सके, कि देश की सुरक्षा का सवाल हो या कानून व्यवस्था का सवाल हो, या आपके किसी बातों से ये नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, मानहानि। यानी आप कोई ऐसा बात नहीं बोल दीजिए जिससे किसी की इज्जत पे पड़ जाए। हमने पहले भी कहा, अब जैसे मान लीजिए क्लास ही है, हमने क्या किया, आपको आप फीस नहीं दिया, हमने आपको निकाल दिया, तो आप जाकर के फेसबुक डाल दिए विजय जी अकेडमी ये है वो है, नहीं पढ़ाने आता है, तो हम आप पे केस कर सकते हैं। किसके तहत, भाई हमने आखिर ऐसा क्या किया, आपके बोलने से मेरा इमेज घट रहा है, विद्यार्थी घट रहा है कि नहीं। अब कुछ सोच ली, कोई लड़का से या फेसबुक पर डाल दे जो मेरी कोचिंग के बारे में गलत चीज़ कह दे, तो लोग आना कम होगा कि नहीं, मेरा व्यवसाय चौपट हो रहा है कि नहीं। तो उस कंडीशन में आपको प्रूव करना पड़ेगा, जो लिखे हैं, जब हमने आप पे केस कर दिया तो आपको प्रूव करना पड़ेगा जो आपका कहना सही है या गलत है। आपका कहना सही है तो फिर सज़ा हम भुगतेंगे, अगर आप नहीं प्रूव कर पाए तो आप पे मानहानि का केस दर्ज होगा, ठीक है। और आपको फिर मूल अधिकार का हनन में लंबा केस हो जाता है, बेल भी नहीं मिलता है। तो ये कितना खतरनाक चीज़ है। तो आप किसी के खिलाफ ऐसे नहीं बोल दीजिएगा। एक था न्यायालय की अवमानना, यानी अब कोर्ट के खिलाफ आप खुलेआम कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया या कुछ विरोध में उसके नहीं बोल सकते, इस केस में भी आपका मूल अधिकार छीना जा सकता है। अगला है अपराध उद्दीपन। देखिए हमने लिखाया था पेशा चुनने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार। तो इसका मतलब ये नहीं आप चोरी करना शुरू कर दीजिए, इसका ये मतलब आप लूटपाट करना शुरू कर दीजिए। तो आपका कोई भी पेशा और व्यवसाय ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे अपराध होता हो। पता चला आप अपराध कर रहे हैं, आप ड्रग्स बेचना शुरू कर दिए, गांजा बेचना शुरू कर दिए, अब बिहार में आप शराब बेचना शुरू कर दिए, तो गलत है कि नहीं।
पहले चली थी तो जब शराब चलता था ठीक है, लेकिन आज के हिसाब से शराब बेचना गलत है कि नहीं बिहार में? तो आपको पेशा चुनने का अधिकार है, लेकिन ऐसा पेशा नहीं चुनिए जिससे कोई अपराध हो। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 19 तक है, बाकी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है।